इस वीडियो में हम दूसरे और तीसरे एपिसोड के बारे में बातें करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोमानिया में आसमान से एक अजीब आदमी धरती पर गिरता है, तो नूरी और पोपी उस आदमी के पास जाती हैं। गलती से नूरी उस गड्ढे में गिर जाती है और उसे आश्चर्य होता है कि वहां की आग ठंडी है। जब वह उस आदमी के पास जाकर उसे छूती है तो उसे कुछ खास महसूस होता है। नूरी और पोपी उसे एक पेड़ के नीचे सुरक्षित सुला देती हैं। दूसरी ओर अरेंडियर और ब्रोनवीन साउथलैंड के पूर्व में स्थित होर्डन गांव पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां कोई भी इंसान नहीं है, न उनकी लाशें। पूरे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एक घर में उन्हें एक गुफा जैसा रास्ता मिलता है, जिसके बाद अरेंडियर ब्रोनवीन को उसके गांव वालों को सावधान करने के लिए भेजता है और खुद उस गुफा का दूसरा मुहाना खोजने के लिए उसमें प्रवेश करता है। इसी समय राजा सेलेब्रिम्बोर अपने राजा गिलगिलाट के लिए एक आविष्कार बनाने के लिए अपने राज्य इर्गोन वापस आ जाता है। गिलगिलाट के आदेश पर राजदूत एलरॉन भी सेलेब्रिम्बोर की मदद के लिए वहां पहुंचता है। उन्हें अपनी खोज के लिए बौनों के पास से कुछ चाहिए होता है, इसलिए वे बौनों के क्षेत्र खाजाद दूम जाते हैं, जहां बौने पहाड़ों के अंदर रहते हैं। एलरॉन का बौनों के राजकुमार ड्यूरीन से पुराना दोस्ती का रिश्ता था, इसलिए उन्हें अच्छा स्वागत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बौने उन्हें भगा देते हैं। मजबूरन एलरॉन को शक्ति परीक्षण की चुनौती देनी पड़ती है। नियम के अनुसार अगर एलरॉन जीतता है तो उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी, और अगर हारता है तो उसे खाजाद दूम से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बीच रोवानिया में नूरी उस आदमी को खाने के लिए घोंघे देती है। बेचारी नूरी को समझ नहीं आता, क्योंकि वह आदमी कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, यहां तक कि बोल भी नहीं पा रहा था। इसी समय नूरी के पिता के पैर में चोट लग जाती है और उनके कबीले में यह खबर फैल जाती है कि प्रवास के दौरान नूरी का परिवार पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उसके पिता अब चलने में सक्षम नहीं है। कारवां में पीछे छूटने का मतलब मौत होती है। इधर समुद्र में ग्लेडियल तैरते हुए एक टूटी हुई नाव तक पहुंचती है। उस नाव पर समुद्री दानव का हमला हो जाता है, जिससे सारे इंसान मारे जाते हैं। ग्लेडियल तैरकर उस हमले से बच जाती है, लेकिन हेलब्रेंड नामक एक व्यक्ति भी बच जाता है, जो ग्लेडियल की मदद करता है और उसे अपनी नाव पर ले लेता है। खाजाद दूम में शक्ति परीक्षण के दौरान एलरॉन जानबूझकर हार जाता है। अब उसे नियम के अनुसार हमेशा के लिए खाजाद दूम से निष्कासित किया जाएगा। उसका मित्र राजकुमार ड्यूरिन उससे नाराज था, क्योंकि एलरॉन 20 सालों से उससे मिलने नहीं आया था। लेकिन एलरॉन उसे मना लेता है और उसके परिवार से भी मिलता है। दूसरी ओर ब्रोनवीन होर्डन की बर्बादी की खबर अपने गांव वालों को बताती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह अपने घर लौटती है, जहां उसका बेटा भी था। उनके घर के नीचे एक गड्ढा था, जिसमें हलचल शुरू हो जाती है। मां बेटा छुप जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक ऑर्क बाहर निकलता है। ब्रोनवीन ऑर्क को मार देती है और उसकी गर्दन काटकर गांव वालों को दिखाती है। अब गांव वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। उधर वह आदमी जुगनुओं की मदद से एक अजीब सा नक्शा बनाता है। खाजाद दूम में राजकुमार ड्यूरिन अपने पिता राजा ड्यूरिन तृतीय को एलरॉन के आगमन की जानकारी देता है। उनका मानना था कि एल्फ बिना किसी स्वार्थ के कहीं नहीं आते जाते। साउथलैंड में राजा गिलगिलाट के आदेश से एल्फ तो चले गए थे, लेकिन उनका दुर्ग खाली रह गया था। इंसान ऑर्क से बचने के लिए उस दुर्ग में शरण लेने लगते हैं। अंत में समुद्र में बेसुध पड़ी ग्लेडियल और हेलब्रेंड को एक अनजान जहाज आकर बचा लेता है। उधर अरेंडियर उस गुफा में भटक जाता है और उसे ऑर्क पकड़ लेते हैं। यानी सदियों बाद ऑर्क वापस आ गए हैं, वे लुप्त नहीं हुए थे। ग्लेडियल का संदेह सही था। होर्डन के गायब हुए लोग भी यहाँ कैद हैं। वे अरेंडियर के पैर बांध देते हैं और उसे गुफा को आगे खोदने के काम पर लगा देते हैं। दरअसल ऑर्क धूप में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वे धूप में जाएंगे तो जलकर मर जाएंगे। इसीलिए ये गुफा खुदवाकर ऊपर किसी तरह की अस्थायी छत बना रहे हैं, ताकि धूप से बचते हुए आगे बढ़ सकें। यहाँ अन्य एल्फ भी बंदी हैं, जिनमें उनके रक्षा प्रमुख मुख्य हैं। तीनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन ऑर्क उन्हें बातें करते देख एक साथी को मार देते हैं। इसके बाद तीनों जोरदार युद्ध छेड़ देते हैं। धूप आने के कारण ऑर्क अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वे अपना भेड़िया इन पर छोड़ देते हैं।
सभी एल्फ मिलकर भेड़िए को मारते हैं और अपने पैरों की जंजीरें खोल लेते हैं। रक्षा प्रमुख भागने लगता है, लेकिन ऑर्क के तीर से मारा जाता है। अंततः ऑर्क अरेंडियर को अपने राजा अडार के पास ले जाते हैं। उधर जहाज पर ग्लेडियल को होश आ जाता है। हेलब्रेंड उसके लिए खाना लेकर आता है और ग्लेडियल खाना खाकर ऊपर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह जहाज इंसानों का है। यहां उसकी मुलाकात एलेंडियल से होती है। जब जहाज अपने राज्य पहुंचता है तो ग्लेडियल इस जगह को पहचान जाती है। वह बताती है कि यह इंसानी राज्यों का पश्चिमी छोर है और इस द्वीप का नाम न्यूमिनोर है। जब महायुद्ध हुआ था तब कुछ इंसानों ने एल्फ का साथ दिया था, और जब एल्फ युद्ध जीते तो वेलार देवताओं ने यह संपन्न द्वीप उन इंसानों को दिया था। इसलिए यहाँ के इंसान बाकी इंसानों की तुलना में बहुत तरक्की कर चुके हैं। लेकिन बाद में अचानक इन इंसानों ने एल्फ से सभी संबंध तोड़ लिए और तब से एल्फ को यहाँ आने की मनाही है। एलेंडियल ग्लेडियल को यहाँ की रानी के पास लेकर जाता है। ग्लेडियल रानी से मध्यभूमि वापस जाने के लिए जहाज मांगती है, लेकिन रानी का कजीन फेराजोन कहता है कि हम किसी एल्फ के कहने पर जहाज क्यों भेजें, वो भी मध्यभूमि। ग्लेडियल कहती है कि यह द्वीप हमारे पूर्वजों ने आपको दिया है, तो उसके बदले में एक जहाज तो दे सकते हैं। रानी कहती है कि हमें यह द्वीप मुफ्त में नहीं मिला, हमारे पूर्वजों ने इसकी कीमत अपने खून से चुकाई है। रानी और ग्लेडियल के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि रानी उसे बंदी बनाने का आदेश देने वाली होती है। तभी हेलब्रेंड बात संभालते हुए कहता है कि आप कुछ दिन का समय लेकर यह तय कर लें कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं। तब तक हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। फेराजोन कहता है कि रानी 3 दिन में अपना निर्णय बताएगी। हेलब्रेंड और ग्लेडियल चले जाते हैं और पीछे से रानी अपने कजन से कप्तान एलेंडियल के बारे में पूछती है। फेराजोन बताता है कि एलेंडियल का घराना शाही है और यह आधा एल्फ भी है, लेकिन फिलहाल यह एक जहाज का कप्तान है। इसका एक बेटा है जिसका नाम इजल्डोर है और इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम एरियन है। रानी एलेंडियल को बुलाकर ग्लेडियल की निगरानी करने का आदेश देती है। हेलब्रेंड वहीं रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह की जरूरत होगी। इसलिए वह एक आदमी का चिन्ह चुरा लेता है, लेकिन इसका पता चल जाता है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे हेलब्रेंड कैद हो जाता है। एलेंडियल ग्लेडियल को विद्या भवन के बारे में बताता है, इसलिए वे दोनों घोड़े पर सवार होकर विद्या भवन के लिए रवाना होते हैं। ग्लेडियल कहती है कि इस विद्या भवन को एल्रोस ने बनाया था, जो एक एल्फ था। एलेंडियल पूछता है कि क्या तुम एल्रोस को जानती थी? वह बताती है कि उसका भाई एलरॉन उसका दोस्त है। वह पूछती है कि एल्फ की बनाई यह जगह यहाँ के इंसानों को रास कैसे आ रही है, उन्होंने इसे तोड़ा क्यों नहीं? एलेंडियल बताता है कि यह महाराज की मेहरबानी है, अगर वह नहीं होते तो इस जगह को तबाह कर दिया जाता। वे एल्फ के प्रति वफादार थे और अब भी हैं, इसीलिए लोगों ने उन्हें सिंहासन छोड़ने पर मजबूर किया और अब वे अपने महल में निर्वासन में जीवन बिता रहे हैं। यहाँ के दस्तावेजों से ग्लेडियल को पता चलता है कि उसके भाई की छाती पर जो चिन्ह था वह कोई चिन्ह नहीं बल्कि दक्षिण भूमि का नक्शा है जहां इंसान रहते हैं। उस नक्शे पर शैतान मोरगोथ की भाषा में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ने पर ग्लेडियल को पता चलता है कि यह एक साजिश है जो मोरगोथ की हार के समय से चली आ रही है। साजिश के अनुसार बुराई न केवल फैलेगी बल्कि जीतेगी भी। अगर सोरोन सच में वापस आ गया है तो दक्षिण भूमि की तबाही केवल शुरुआत है। शाम को एलेंडियल अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। वह अपने बेटे इजल्डोर को समुद्री रक्षक बनाना चाहता है, क्योंकि न्यूमिनोर में समुद्री रक्षक बनना बहुत सम्मान की बात है। लेकिन इजल्डोर समुद्री रक्षक नहीं बनना चाहता, वह कुछ और करना चाहता है। इसी दौरान एरियन के लिए संदेश आता है कि उसे शिल्पकारों के समूह में प्रवेश मिल गया है। वह बहुत खुश होती है। उधर हेलब्रेंड से मिलने ग्लेडियल आती है और उसे कुछ दस्तावेज दिखाते हुए बताती है कि यह मुझे विद्या भवन से मिले हैं। इनमें एक चिन्ह है जो दक्षिण भूमि के इंसानों के राजा का प्रतीक है। सदियों पहले इस चिन्ह के धारक ने दक्षिण भूमि के इंसानों को एकत्र किया था और वही चिन्ह हेलब्रेंड के पास है, यानी वह लुप्त हो चुके राजवंश का वारिस है। वह कहती है कि दक्षिण भूमि के इंसानों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी धरती खतरे में है, इसलिए तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन हेलब्रेंड कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे पूर्वजों ने मोरगोथ का साथ देने की कसम खाई थी और तुम जिसे ढूंढ रही हो वह मैं नहीं हूं। ग्लेडियल कहती है कि वह तुम नहीं, तुम्हारे पूर्वज थे। अब हम दोनों मिलकर अपनी प्रजातियों को बचा सकते हैं।
रोवानिया में हारफुट अपने सफर पर प्रस्थान करने से पहले पीछे छूटे साथियों को याद कर रहे होते हैं। उस आदमी ने जुगनुओं की मदद से तारों का नक्शा बनाया था और वही नक्शा हारफुट सरदार की किताब में भी था। इसीलिए नूरी उस पेज को फाड़कर उस आदमी को देती है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और पेज जल जाता है। इस दौरान वह पूरे कबीले के सामने बेनकाब हो जाता है। सभी उससे डर जाते हैं, लेकिन नूरी कहती है कि वह मेरा दोस्त है। चूंकि नूरी ने किसी दूसरे आदमी की मदद करके कबीले के नियम को तोड़ा था, उसके परिवार को प्रवास के दौरान सबसे पीछे चलने का दंड दिया जाता है। एक तो पहले से उसके पिता के पैर में चोट लगी थी और ऊपर से यह दंड, यानी अब उनके कारवां से बिछड़ने की संभावना और बढ़ गई है। हारफुट कभी किसी के लिए नहीं रुकते। अगर उनके लोग पीछे छूट जाते हैं तो वे उनके लिए नहीं रुकते। उधर हारफुट कारवां प्रस्थान कर चुका था। नूरी के पिता के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वह गाड़ी नहीं खींच पा रहे थे, जिससे वे धीरे धीरे कारवां से पीछे छूटने लगे। तभी वह आदमी उनकी गाड़ी में से बाहर निकल आता है और वे तय करते हैं कि उसकी मदद से गाड़ी को खींचकर कारवां के साथ प्रस्थान करेंगे।